सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान आप देख रहे हैं कि महाजराई कोरोना फैलने के बाद भी जारी है। हालांकि एक्सपेक्ट ही किया जा रहा था कि कोरोना के बाद शायद ये लोग एक पेज पर आ जाएंगे, एटलीस्ट कोरोना के इशू पर। अब मौलाना फजलुर रहमान की अगर बात करें तो उन्होंने हुकूमत मुखालिफ जदोजहद के बाद आर्जी तौर पर आप कह सकते हैं कि किनारा कशी इख्तियार कर लिए, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी बामुकाबला तहरीक इंसाफ, जरा गौर कीजिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी बामुकाबला तहरीक इंसाफ का सिलसिला उसी तरह चल रहा है। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों पर भी हम कह सकते हैं कि मुश्किल तरीन वक्त है, क्योंकि इंक्वायरीज का आगाज़ हो चुका है। एक के बाद दूसरी रिपोर्ट मंजर आम पर आने को तैयार है और हुकूमत से उसके अपने खफा दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने भी अपने इत्तेहादियों में इजाफे की कोशिश तेज़ कर दी। शायद इसी को सियासत कहते हैं कि मौका देखा तो काजी मौके से फ़ायदा उठाया जाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज खामोश दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान को कोरोना से भी निमटना है, इत्तेहादियों को भी साथ लेकर चलना है, एहतसाब भी करना है और नया पाकिस्तान भी बनाना है। हुकूमत को घर भेजने की बातें भी हम देख रहे हैं कि शुरू हो चुकी हैं। खैर उस पर मैं यही कहूँगी वो तो शुरू दिन से जारी हैं, जब से हुकूमत आई है। कोई दिन ऐसा आया हो कि आपने ना सुना हो कि हुकूमत जा रही है, हर रोज़ ये बातें होती है कि आज हुकूमत गई, कल हुकूमत गिरी। अब सूरत हाल कभी कभी अब की सिचुएशन के मुताबिक ऐसी बनती हुई दिखाई भी देती है। वजह यह कि इमरान खान की हुकूमत को इत्तेहादियों की सख्त ज़रूरत है, इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती। और इस वक्त तो इमरान खान के जो देरीना साथी हैं, जो पुराने साथी हैं, दरीना साथी, जिनके मुतालिक ये कहा जाता है कि उन्होंने इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने में एक अहम किरदार अदा किया है, वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान से पहले जैसा ताल्लुक़ नहीं रहा। सियासी सूरत हाल अगर मैं कहूँ कि कोरोना जैसी हो चुकी है तो गलत नहीं होगा, यानी जो जैसा है, जो है जैसा है अभी है, कल का कुछ नहीं कह सकते। आने वाला कल आज से बिल्कुल मुख्तलिफ भी हो सकता है। सवालात बहुत ज़्यादा हैं और उनके जवाब तलाश करूँगी मैं आज प्रोग्राम में। जिस शख्सियत को मैंने दावत दी है किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो एक अवामी शख्सियत हैं, यानी मैं कह सकती हूँ कि अवाम में बहुत मकबूल हैं। सबसे मकबूल सियासतदान जो अवाम में है ये वो सियासतदान है, सियासी मामलात पर गहरी निगाह रखते हैं, पेश गोइयाँ भी बहुत करते हैं और सबसे अच्छी बात कि कुछ पेश गोइयाँ दुरुस्त भी साबित हो जाती हैं। हकाइक पर बात करते हैं, खुले अंदाज में बात करते हैं, खरी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, चाहे वो तल्ख ही क्यों ना हो। और बिलावल को अपना बेहतरीन दोस्त कहते हैं। बिलावल से कह लें कि इन्हें बहुत मोहब्बत है। मेरे साथ मौजूद है अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा इमरान खान के इत्तेहादी और वफाकी वज़ीर रेलवे जनाब शेख रशीद साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वार्म वेलकम। सबसे पहले रिपोर्ट से शुरू करते हैं जी। एक के बाद दूसरी रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला भी है, जो पावर सेक्टर की रिपोर्ट है वो भी पब्लिक करने का फैसला कर लिया गया है। रिपोर्ट्स पब्लिक करने का फैसला शेख साहब आपको क्या लगता है कि हुकूमत के लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर सकता है? और क्या यही तो वो वजह नहीं है कि अपोजिशन को उम्मीद हो चुकी है, बल्कि उम्मीद भी नहीं यकीन हो चला है कि शायद अब हुकूमत गिरने का वक्त आ चुका है? देखिए, सारे सवालों के जवाब आपने मेरा इंटरव्यू के जवाब तो सारे खुद ही दे दिए। सो रिपोर्ट इमरान खान ने पब्लिक की है, गो के चैनलों पे पहले ही पब्लिक हो चुकी है। इस हुकूमत का कोई डॉक्यूमेंट सेव नहीं होता और आज पब्लिक की है तो मैं 2-3 टीवी में देखता नहीं हूँ, लेकिन 8 मैं इस पे प्रोग्राम दे चुका हूँ IPPs पे। चीनी और आटे वाली वो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने भेजी और अगर कोई और अब रिपोर्ट रह गई है कर्ज़ों वाली तो वो भी पहले चैनल पे आ जाएगी, बाद में वो लीक होगी। सो इसका क्रेडिट इमरान खान को दें कि उसके दौर में ये रिपोर्टें उन्होंने बनाई हैं इनसे, और अगर हम इनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेंगे, चाहे ये हमारे साथी क्यों ना हो, फिर तो हम लोगों की नज़रों में गिर जाएंगे और फिर जो आप कह रही हैं वो होगा। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के लिए बहुत मुश्किल होगा कि अगर कोई आदमी इसमें मुलव्वस पाया गया तो उसको वो छोड़े, क्योंकि वो इसके बयानिए के भी ख़िलाफ़ होगा, इसकी सियासत के भी ख़िलाफ़ होगा और उसकी पार्टी को भी जो आवाम में मकबूलियत हासिल है उसके भी ख़िलाफ़ होगा। मिनिस्टरों की कमी नहीं है, एक ढूंढो कई मिल जाते हैं। सो इसलिए ये कहना कि इस रिपोर्ट के आने पे वो अपने दोस्तों के साथ सलूक यही करेगा, वो वही सलूक करेगा जो बादशाहों के साथ करते हैं और नहीं छोड़ेगा उनको। अगर छोड़ेगा तो अपनी सियासत के मेन इशू और मेन कमिटमेंट से पीछे हो जाएगा।
ठीक है जी। अच्छा शेख साहब, आपके जवाब में से दो सवाल मेरे जहन में है। पहला सवाल पूछती हूँ फिर दूसरा सवाल पूछती हूँ। पहला सवाल ये पूछूंगी कि रिपोर्ट जो पब्लिक हुई, अभी दूसरी रिपोर्ट पब्लिक होने जा रही है, बाकायदा काबीना ने फैसला किया। अब आपको याद होगा कि पहली रिपोर्ट पे बहुत से लोगों का ये कहना था कि जी, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि लंडे के लिबरल्स होते हैं, हमारे यहाँ कुछ लंडे के लिबरल्स पाए जाते हैं जो अपना ही एक मंजन बेचते दिखाई देते हैं। कुछ लोगों का कहना था रिपोर्ट लीक हो गई है, रिपोर्ट पब्लिक हो नहीं सकती थी। अब उन लोगों को क्या जवाब है, पहले इसका जवाब दीजिएगा, फिर दूसरा सवाल पूछती हूँ आपसे जहांगीर तरीन से रिलेटेड। देखिए, प्राइम मिनिस्टर हाउस ने खुद कहा कि हमने खुद रिपोर्ट दी है, और शहजाद अकबर ने उसी चैनल पे कहा मैंने आपको ये रिपोर्ट दी कि नहीं दी। उसने कहा हाँ आपने दी है। दूसरे चैनल पर भी उसने कहा। देखिए ना, अब बाज़ लोग एंकरों से तल्लकात बनाने के लिए भी अपनी क्या कहते हैं गुडविल होती है, ताकि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में है तो उसने प्रोग्राम में उसको कहा कि मैंने आपको रिपोर्ट दी, आप कैसे कहते हैं ये लीक हुई। सो प्रोग्राम में जिन लोगों ने ये रिपोर्ट लीक की उनको उन्हीं लोगों ने दी जिनसे उनकी हैलो हाय थी। सो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से आई, कोई लीक वीक नहीं। ठीक है जी, वहीं से चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जहांगीर तरीन साहब, शेख साहब वो नाम है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जी इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाने में उनका अहम किरदार था। अब जहांगीर तरीन अगर मुकम्मल तौर पर जुदा हो जाते हैं, उनका रास्ता जुदा हो जाता है, तो ये इमरान खान साहब के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है आपके मुताबिक? देखिए, इमरान खान 2 सालों में बहुत कुछ सीखा है, और बहुत, जैसे विल्सन एक वोट से बना, इसी तरह हमारे जमाली साहब भी एक वोट से प्राइम मिनिस्टर थे। हम कुछ 7-8 वोटों की अक्सरियत से बने, लेकिन एक इक़्तिदार के हुस्न में होती है कि लोग इसे छोड़ते नहीं हैं। अपोजिशन को गले में ही पड़ जाए कि अपोजिशन का ढोल बजाना है तो वो अलग बात है, लेकिन ये सोचना कि कोई खुद जानबूझ के पोल वार्ड की छलांग लगा के अपोजिशन में जाएगा तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। और मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन का पार्टी में बड़ा एक रोल था और है, और उसने इलेक्शन के दौरान और टिकटों के दौरान बहुत सारा काम किया, लेकिन इस वक्त तो सारे जो मामलात हैं उसके खिलाफ ही जा रहे हैं। ठीक है जी, सारे मामला उनके खिलाफ ही जा रहे हैं। और अगर इतने पुराने दोस्त को, इतने देरीना साथी को भी अगर आप मेरिट पर फैसला करते हैं तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, जो उनको पसंद किया जाता है कि वो एहतसाब में फिर किसी को नहीं देखेंगे कि फ़लाँ मेरा रिश्तेदार है, फ़लाँ मेरा पड़ोसी है, फ़लाँ मेरा हमसाया है, फ़लाँ मेरा पुप्पी का बच्चा, फ़लाँ मेरा खाला का बच्चा है, तो फिर इससे तो इमरान खान साहब की इज्जत में इजाफा होगा। शेख साहब, तनकीद करने वालों को तो मुँह की खाना पड़ेगी। बेशक, अल्लाह आपका भला करे। आपने असल बात की है और अच्छे अल्फाज में की है, वरना वो अपनी इज्जत खो बैठेगा अगर वो अपने असूलों पे समझौता करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए आगे चलते हैं, इसी का एक दूसरा पहलू निकलते हैं जी। आटा चीनी बहरान की रिपोर्ट आने के बाद शेख साहब, जिन पर इल्ज़ाम है उनकी वजारतें वापस नहीं ली गई बल्कि तब्दील कर दी गई हैं। अब ये कैसी सज़ा है? देखें, एक पहलू भी अभी हम डिस्कस करते हैं, हम नेगेटिव पहलू भी डिस्कस करते हैं। देखिए, खुसरो अख्तियार पे ये बात आ रही है उसका भाई पंजाब में था जहाँ से सब्सिडी दी गई है। उस सब्सिडी ने जी उसने कहा कि वो फिनांस मिनिस्टर है, उसने उससे इख्तलाफ किया कि सब्सिडी ना दी जाए, और ये प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट में कहा। सो खुसरो बख्तियार मेरा ख्याल है उस सब्सिडी में नहीं आता। बाकी तो कोई वज़ीर नहीं बदला और किसी वज़ीर का उसमें नाम नहीं था, और इसलिए क्योंकि कैबिनेट में भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि उस पर कोई इल्ज़ाम नहीं आता, और इसलिए उसको नहीं हटाया गया, उससे बेहतर वजारत मिल गई। ठीक। अच्छा जी शेख साहब, मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रही थी, आपने नॉन इलेक्टेबल से मुतालिक कुछ कहा था, इजहार ख्याल किया था अपने मखसूस अंदाज के बारे में। मैंने जैसे कि इंट्रो में भी कहा, मैं अक्सर कहती हूँ कि बड़े सच्चे अंदाज में, खरे अंदाज में बात कर देते हैं, बात को घुमाए बगैर आपके दिल में जो होता है आप कह देते हैं। और मैं अक्सर कहती हूँ कि फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ समवन्स पर्सनालिटी, कि आपका चेहरा, आपकी आंखें बोल रही होते हैं, ख़ाप एंकर हैं, ख़ाप सहाफ़ी हैं, ख़ाप पॉलिटिशियन है, जो भी बात कर रहा होता है उसकी आंखों से नज़र आ रहा था कि वो दिल से बोल रहा है या फिर बस ऊपर ऊपर से बातें कर रहे हैं। आपने कुछ गुफ्तगू की थी एक प्रोग्राम में, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि रज़ा आपके पास वो क्लिप होगा, ज़रा वो क्लिप चलाइएगा, शेख साहब भी क्लिप सुने और नाजरीन भी देखें, फिर मैं सवाल पूछती हूँ।
जी शेख साहब, आपने सुना होगा जी, आपके अल्फाज के 14 मुशीर हैं, 5 एडवाइज़र हैं, मुतखिब लोगों पर दारोमदार नहीं है, जितना नॉन इलेक्टेबल्स पर ये सारे लोग बाहर से पढ़कर हैं, बगैर वोट लिए भी वजारतों पर पहुंच जाते हैं। क्या हम बेवकूफ़ हैं? लेकिन हमारे साथ वही लोग बैठे हैं जिन्होंने कभी ना वोट मांगा, ना किसी को सलाम किया। अब सवाल दो निकलते हैं। पहले सवाल मैं पूछूंगी कि आपने जिस तरह जोर दिया इस बात पर कि क्या हम ही बेवकूफ़ हैं, उसमें एक दुख भी छुपा हुआ था, एक हकीकत भी आप सामने लेकर आए कि जाहिर बात है जो वोट लेकर आया इलेक्टेबल है, उसका मुकाबला नॉन इलेक्टेबल से तो हो ही नहीं सकता। और अगर नॉन इलेक्टेबल पर ज़्यादा इंसार किया जाएगा, एतमाद किया जाएगा, कॉन्फिडेंस होगा, तो इलेक्टेबल को आप माने ना माने तकलीफ होगी, नो डाउट इन इट, इंसान की नफ्सियात है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि आपने इस बात का जो इजहार किया? साथ ही दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आपने इस टाटों वाले स्कूल का जिक्र किया। मैं तो बड़ी इज्जत करती हूँ ऐसे बच्चों की जो टाटों वाले स्कूल से पढ़कर कहीं पहुंच जाते हैं, किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी तालीम भी हासिल करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, साथ वो ट्यूशन्स पढ़ा रहे होते हैं, जो बाहर से पढ़कर आ जाते हैं। हमारे आम अल्फाज में मम्मी डैडी बच्चे उनको कहा जाता है। तो मेरे लिए ज़्यादा रिस्पेक्टेबल टाटों वाले स्कूल के बच्चे हैं जो किसी मुकाम पर पहुँचते हैं। तो क्या हम अपने एजुकेशन सिस्टम पर भी अदम एतमाद का इजहार नहीं करते इस तरह कि अगर बाहर के पढ़े लोगों को तरजीह दें और अपने टाटों वाले स्कूलों वालों को तरजीह ना दें? ये ज़रा गुत्थी सुलझा दीजिएगा। आपके जवाब में से मैं बहुत से जवाब तलाश कर रही हूँ। आपने खुद ही गुत्थी सुलझा देती हैं। देखें, हम कोई बर्कले, हार्वर्ड, एसेक्स, कोलंबिया वहाँ से नहीं पढ़े हुए। ये सारे जो टेक्नोक्रेट होते हैं इनकी बड़ी तालीम होती है और अपने जॉब में ये बड़े एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए इन्हें रखा जाता है। और ये इंडस्ट्री मिनिस्टर भी अगर आते हैं तो इसका इंडस्ट्रियों में इनका बड़ा एक्सपीरियंस होता है। ये खुद इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। अगर वाट पावर एंड ऑयल में आते हैं तो ये ऐसी यूनिवर्सिटियों से पढ़े होते हैं, इनका इतना एक्सपीरियंस होता है। सो प्राइम मिनिस्टर को काम चाहिए, इसलिए काम के लिए वो इन लोगों को लगाते हैं। और सियासत के लिए हम हैं, आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके खिलाफ जो मर्जी बात और टीवी पे उन्होंने आके तो जवाब नहीं देना, उनका भी दफ़ा हमने करना है। और बाकी ये हकीकत है कि ये लोग जो फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं, अपनी अपनी फील्ड में टेक्निकली बड़े हाई होते हैं, एडवांस होते हैं और ये बेहतर डिलीवर करने की पोजीशन में होते हैं। ये अलग बात है कि डिलीवर करने की बजाय बाज़ का वो गले भी पड़ जाते हैं। अच्छा, डिलीवर करने के बजाय बाज़-औक़ात गले भी पड़ जाते हैं। आपको क्या लगता है कि अब ऐसे लोग कौन हैं जो डिलीवर करने के बजाय गले पड़ते दिखाई दे रहे हैं? देखें, आईपीपीज़ में बहुत सारों के नाम आए हैं और मुझे उम्मीद है कि इसमें से वो निकलेंगे। अगर वो पता नहीं अब कमीशन को हेड कौन करता है। अगर आईपीपीज़ में जिन लोगों के नाम आए हैं वो बड़े अहम लोग हैं और ये पाकिस्तान की सियासत में क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि जिसने ये रिपोर्ट आम की और जिसने ये रिपोर्ट बनाई और जिसने ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर इकट्ठे किए। इसका नतीजा क्या निकलता है ये देखना बड़ा अहम है। अच्छा शेख साहब, इसी से रिलेटेड बहुत से लोग ये बात करते हैं जी, खान साहब कहते हैं जी मेरिट पर लोग लाएंगे, मेरिट हमारी तरजीह होगी, वोट किसी और के लिए मांगे, वजारतें किसी और को दे दी, टिकट किसी और को दे दिया, ओहदा किसी और को दे दिया। तो बहुत से लोग फिर इस तरह की बात करते दिखाई देते हैं कि जी कॉल और फेल में तजाद है। क्या देखते हैं, कैसे कहेंगे आप इसका जवाब? तजाद तो नहीं है ऐसे कामों में, फिर ऐसे होता है आदमी अपोजिशन में कुछ और बातें करनी होती हैं। और फिर भी आप देखें कि इमरान खान के पास जो बेस्ट लीड थी उसने अकोमोडेट की है। ये इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहली दफ़ा आए हैं, सो इसके बावजूद उसने अकोमोडेट किए हैं। अगर इमरान खान और उसकी सियासत ना होती तो वो अकोमोडेट ना हो सकता, क्योंकि इमरान खान के साथ तो कोई क्राउड आया जो ना पीपल्स पार्टी में फ़िट हो सकता था ना नून में हो सकता था। और इमरान खान ने उसमें बड़ा ज़ोर लगाया, 22 साल जद्दोजहद के बाद उनको विक्ट्री स्टैंड पे लाया। सो इस वक्त तो पीटीआई इमरान खान है और इमरान खान पीटीआई है और ये सारे वज़ीर इमरान खान के मरून मिन्नत हैं। जी ठीक है। अच्छा, कुछ वज़ीर शेख साहब ऐसे भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, आपको नहीं लगता कि ऑपोजिशन से ज़्यादा वो मुश्किलात खड़ी करते हैं इमरान खान साहब के लिए? फॉर एग्जाम्पल जब बोलने पर आते हैं तो इतना बोल देते हैं, आप इतने मंजे हुए सियासतदान हैं, आपको नहीं लगता जब सिटिंग गवर्नमेंट होती है तो उसकी जिम्मेदारियों में भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि आपने सुनना है, आपने अब्जॉर्ब करना है, आपने इतना रिएक्ट नहीं करना। कई बार ऑपोजिशन का मकसद ये होता है कि तमाशा लगाया जाए, कई बार ऑपोजिशन का मकसद ये होता है कि आपको पंप किया जाए और आप बोलें, यानी आपका फोकस काम से हट के उन बातों पर जाए जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जो मुल्क के लिए मुफाद में नहीं है। ऐसे कुछ लोग हैं इस टाइम पे काबीना में जो कि सिटिंग गवर्नमेंट में, लेकिन जब वो बोलने पर आते हैं तो वो इतना बोलते हैं कि वो लगता है कि गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर हुकूमत में ऐसा ही होता है जी, हर किस्म का क्राउड होता है। कोई हल्की फुल्की मौसीकी होती है, कोई पक्का राग होता है, कोई जोड़े कराटे वाले होता है। इसी का नाम कैबिनेट है। मुख्तलिफ अर्रा के लोग मिल के
एक टीम बन जाते हैं, उसमें जिस किस्म के लोगों को जिस किस्म के लोग सुनना चाहते हैं वो सुन लेते हैं, और जिस किस्म के लोग अपना रोल अदा करना चाहते हैं वो कर देते हैं। सो ये कोई पहली दफ़ा नहीं है ऐसा हो रहा, हमेशा से ऐसे ही होता है कि एक कैबिनेट में तरह तरह के लोग होते हैं और हर एक की राय और हर एक की सियासत का अंदाज मुख्तलिफ होता है। बाज़ का वो गले पड़ जाते हैं और बाज़ का बेहतर डिलीवर कर जाते हैं। ठीक, अच्छा शेख साहब, ठीक है, नॉर्मल आपने बात की कि नॉर्मल होता है ये और होना चाहिए, हर किसी का अपना अंदाज़ होता है, हम किसी के अंदाज़ पे तनकीद नहीं कर सकते, हर कोई अपने स्टाइल में कैरी करता है हर चीज़ को। लेकिन इससे कुछ लोग हैं, शहबाज गिल साहब हैं, तो वो हर वक्त मेरे ख्याल से ट्विटर खेलते रहते हैं, ट्विटर पर आते हैं, ऐसी तनकीद करते हैं। उधर से मुर्तज़ा वहाब साहब जो है अपनी क्लैशन को फिर हमेशा रेडी रख के रखते हैं कि जी इधर से जवाब देना है हमने, और तुंदो तेज़ नश्तर बरसाते हैं तनकीद के। तो ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है? मैं ये नहीं चाहूँगी कि आप उनके बारे में कोई गलत राय दें, आपकी हो सकता है बहुत अच्छी राय हो, लेकिन ऐसे लोग क्या मुश्किलात नहीं खड़ी करते? फिर लोग सारा दिन तनकीद करते हैं। देखिए, हमारा दौर ख़त्म होता जा रहा है, देने वाला रोज़ इंटरव्यू नहीं दे सकते, मजबूरियाँ होती हैं। अब लोग ट्विटर खेल रहे हैं, सोशल मीडिया। हमने कभी ट्वीट नहीं किया आज तक। लोग कहते हैं जी आपके 70 लाख फॉलोअर हैं, मैं कहते हैं क्यों फॉलोअर हैं, हमने तो ट्वीट ही नहीं किया। सो सोशल मीडिया एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडिया है। सो ट्वीट लोग खेलते हैं, उनका ट्वीट चलता है, तो उनको क्या ज़रूरत है कैमरे के आगे पेश होके बैठ के टाइम ज़ाया करने की। अगर उनका ट्वीट उसी तरह कवरेज ले ले जिस तरह के हमारा इंटरव्यू लेता है, तो फिर उनको तो ज़रूरत नहीं ना इंटरव्यू लेने की। ठीक है, और अगर किसी के ट्विटर से नेगेटिव इमेज बिल्ड होना शुरू हो जाए, उस पर क्या कहेंगे? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि बहुत बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो ट्विटर देने वाला जाने, ट्विटर वाला देने वाला जाने और पकड़ने वाला जाने, और हुकूमत जो है वो जाने जिसने उसको इख्तियार दिया। चलिए शेख साहब आगे चलते हैं जी। ठीक है जी, आगे चलते हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान वापस इसलिए आए हैं कि कौम पर मुश्किल वक्त है, कोरोना को शिकस्त देंगे, जैसे वो कहते थे डेंगू को शिकस्त दी थी। अब जरा गौर से सुनिएगा शेख साहब, जब नैब बुलाए तो शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो मरीज हैं, बहुत बीमार हैं, और कोरोना से लड़ने के लिए तो मेरे ख्याल से उनको डॉक्टर अदनान को भेजना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर था। अब शहबाज शरीफ साहब खुद क्या करेंगे, क्या करने आए हैं? देखें, शहबाज शरीफ बड़े लास्ट फ्लाइट से कोरोना की आए हैं। उनका ख्याल था कि यहाँ नेशनल गवर्नमेंट बनने, क्योंकि दो सूरतें हैं कि या इमरान खान इकॉनमी के हाथों ये हुकूमत ख़त्म हो जाए, या इतनी लाशें गिर जाएं कि लोग जो हैं वो ये संभाले ना जा सकें। दोनों बातें उनकी नहीं हुई। वो नेशनल गवर्नमेंट बनाने आए थे, उनके खिलाफ इतने सीरियस केस हैं कि वो बच नहीं सकते। क्योंकि सुबह भी मैंने कहा कि मेरे मुवक्किलों ने मुझे बताया कि ये इस पेशी पे भी आएगा, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया ये दोनों पेशियों, शायद तीसरी पेशी पे भी वो पेश ना हो, फिर उसको पकड़ेंगे। फिर वो अब कोशिश कर रहा है कि मुल्क से चला जाए, मुल्क से निकल जाए, लंदन चला जाए, भाग जाए मुल्क से तरीके सलीके से। फिर क्योंकि इनकी बीमारी भी इन लोगों की सियासत है। जब पेशी हो तो ये कहते हैं जनाब मैं बुज़ुर्ग हूँ, मैं बूढ़ा हूँ, मेरी कैंसर का मरीज़ हूँ, मुझे कोरोना वायरस से डर लगता है। और जब थोड़ी सियासत हो तो ये बड़े लंबे बूट, वो जो घुटनों तक बूट हैं, वो पहन के बाहर निकल आते हैं कमांडोज एक्शन में। सो इसके लिए मेरे ख्याल में मुश्किल वक्त है, पता नहीं उसको कैसे हैंडल करता है। मुल्क के बाहर तो नहीं जाने देंगे ऐसे आलम में से। ये जो लोग जब इतनी कुर्बानियाँ देते हैं किसी पार्टी के लिए, आप देखें कि जब नारे लगा रहे होते हैं, जब आके टेलीविजन पर डिफेंड कर रहे होते हैं, ये तमाम कारकुन होते हैं। कभी मरियम नवाज इतना डिफेंड नहीं कर रही होगी अपने वालिद को जितना बेचारे कारकुन कर रहे होंगे। ज़ईम कादरी ने फिर शहबाज शरीफ के हवाले से क्या क्या बातें की थी कुछ अर्सा पहले, आपको याद होंगी। फिर ये फट पड़ते हैं बेचारे जब इनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। आप कैसे देखते हैं कि अब कायद है नवाज शरीफ, उसकी मोहब्बत में इतना कुछ किया, इतनी कुर्बानियाँ दी, लेकिन वो कायद ही उनको मुश्किल वक्त में छोड़ के बाहर चला जाता है, इश्तिहारी बन जाते हैं, फरारी बन जाते हैं, फिर वापस नहीं आते हैं, लेकिन ये लोग फिर भी उस कायद की मोहब्बत में मारे जा रहे होते हैं। क्या देखते हैं आप, ये सियासत में क्या ऐसा होता है? अपनी कैपेसिटी इतनी नहीं होती, अपने अंदर इतनी थ्रिल नहीं होती, तप्पड़ नहीं होता है अपने अंदर, मजबूर होते हैं पीछे चलने पे और हमें हाँ मिलाने पे और जी हजूरी पे। ये जो मालशियों का ग्रुप है ये हर पार्टियों में होता है, और गलत को सही और सही को गलत कहता है, और उनको लीडर मानता है और उनको कायद मानता है। लेकिन जिसके अंदर अपना स्टेमिना हो, इलेक्शन जीते या हारे, वो अपनी बात ज़रूर करता है, और अपनी बात करनी चाहिए ज़मीर के मुताबिक। ठीक है जी, ठीक।
अच्छा, इसी तरह पीपल्स पार्टी मुझे याद आ गई, एक और बड़ी पार्टी जारी, मतलब नून लीग का जिक्र होता है, पीपल्स पार्टी का भी जिक्र होता है। रज़ा रब्बानी हो गए, एतजाज़ एहसन हो गए, ऐसे बड़े बड़े सीनियर लोग हैं जो बिलावल के पीछे हाथ बांध कर खड़े होते हैं और अदब के साथ खड़े होते हैं। बल्कि अदब के साथ अगर मैं खौफ का लफ्ज़ भी ऐड कर दूँ तो जस्टिफाइड होगा, गलत नहीं होगा। इस पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मेरे साथ आज मौजूद हैं शेख रशीद साहब। शेख साहब दोबारा से वार्म वेलकम। एक सवाल मैं टैग करके गई थी ब्रेक पे जाने से पहले कि बिलावल तजर्बे में भी कम है, उम्र में भी कम है, लेकिन उनके पीछे जब सीजन पॉलिटिशियन जिन्होंने सियासत में अपने बाल सफ़ेद किए हैं, जब वो खड़े होते हैं अदब के साथ, हाथ बांध के, थोड़ा सा खौफ भी होता है कि अपनी राय भी नहीं दी जा सकती, मतलब जो कह दिया बस जी जो हुक्म मेरे आका। कैसे देखते हैं आप एक सीनियर सियासतदान के साथ ये ज्यादती नहीं है आपके मुताबिक? बड़ी ज्यादती है मेरे ख्याल है। एतजाज़ एहसन, लतीफ़ कोसा, कायरा साहब, चांडियो साहब, ये बड़े अच्छे पॉलिटिशियन हैं, लेकिन ये लोग इतना वर्क नहीं कर सकते ना। हम भी एक सीट के लीडर हैं, हमारे पास भी कोई 100 सीटें नहीं हैं जी, एक सीट पे वजीर हैं, लेकिन बात वही करते हैं जो हक सच की है। और हमने हर दफ़ा एक नए निशान के साथ इलेक्शन लड़ा है, हर दफ़ा नए निशान के साथ इलेक्शन लड़ा है। हमने कहा नहीं, अपने पे लड़ेंगे, कलम दवात पे लड़ेंगे, बल्ब पे लड़ेंगे, इस पे लड़ेंगे, गुलाब पे लड़ेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये लोग अब नहीं ज़्यादा चाहते कि भाई ज़्यादा तोड़ फोड़ हो। अच्छे लोग हैं, पीपल्स पार्टी में भी कई बहुत अच्छे लोग, 4-5 लोगों का मैंने नाम लिया, लेकिन ये समझते हैं कि चलो एक रवश चल रही है, लोग पीपल्स पार्टी में बिल्कुल अब वो नहीं चाहते कि उनका नाम लगे कि उन्होंने कोई, लेकिन वो बस उनकी भी सोच का अपना अंदाज है। अच्छा, चौधरी निसार मुझे याद आए, बड़े एक सीनियर सियासतदान कह दूं तो गलत नहीं होगा शेख साहब, और आप हमेशा हक सच की बात करते हैं। क्या वो भी इसी चीज़ का शिकार हुए कि नवाज शरीफ साहब से उनके ताल्लुकात ख़राब हुए? ये मरियम नवाज की बहुत दखल अंदाजी थी, अब जारी बात है चौधरी निसार जैसा सीनियर बंदा अब मरियम की जी हुजूरी तो करने से रहा। चौधरी निसार तपड़ वाला आदमी है, उसके अंदर स्टेमिना है, वो बेशक घर बैठा हुआ है, लेकिन जो बात करनी होती है वो कर देता है। हम सरेआम कर देते हैं, वो घर में कर देता है। चौधरी निसार जो है वो इन लोगों से डिफरेंट आदमी है, वो गलत को गलत और सही को सही कहता है। मैं 2-3 कैबिनेटों में उसके साथ रहा हूँ, वो कभी गलत बात को ठीक नहीं कहता, और इसलिए उसने खामोशी से अपना एक रास्ता अलग कर लिया। ठीक, अच्छा, यानी शेख साहब हम ये बात कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बंदा सच्ची बात करेगा, खरी बात करेगा, जी हुजूरी नहीं करेगा, जी नहीं करेगा, अदब और खौफ से कांपेगा नहीं और सच्ची बात कर देगा, आपसे इख्तिलाफ कर देगा कायदीन से, तो फिर उसका फ्यूचर वो होगा कि उसको घर बैठना पड़ेगा, उसकी पार्टी में वो पोजीशन नहीं रहेगी। ये तो बड़ा लम्हा फिक्री है शेख साहब सियासत में। देखिए, मैंने उसको समझाया था, मैंने उसको शुरू में समझाया था, उस वक्त उसके साथ लोग थे, मैंने कहा फॉर ग्रेट अचीवमेंट यू हैव टू टेक ग्रेट रिस्क। सो उस वक्त वो तैयार नहीं हुआ। बाद में जब वो हालात ऐसे बने, उस वक्त गाड़ी छूट चुकी थी, एंड एक्सप्रेस ट्रेन नेवर वेट्स द पैसेंजर, यू हैव टू रीच राइट टाइम। सो मैंने पहले उसको ये पैगाम दिया था कि बाहर निकल। लेकिन सियासत में वक्त बड़ा अहम होता है, किस वक्त आप सही फ़ैसला करते हैं और किस वक्त आप गलत फ़ैसला करते हैं, दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं। गलत फ़ैसला करें तो आप डूब जाते हैं, सही फ़ैसला करें तो आपको पुश लग जाती है और आप कामयाब हो जाते हैं। अच्छा शेख साहब, कई मौके ऐसे आए हैं जब इमरान खान साहब को बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी सुलह कर लें, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का खतरा बढ़ गया, तब भी खान साहब से कहा गया कि इख्तिलाफात भुला दें, जिस पर इमरान खान साहब ने क्या जवाब दिया था, पहले वो जवाब जरा देख लीजिए। जी शेख साहब, आपकी तरफ आऊंगी। अब आप भी खान साहब को सुलह करने पर जोर दे रहे हैं, वो भारत से जंग होने वाली थी, आपको याद होगा, तब भी उस पर तैयार नहीं थे, आप कैसे तैयार होंगे? और आप ये जानते हुए भी कि सुलह करने का सब कह रहे हैं, वजह वाकई क्या कोरोना है या इमरान खान साहब की हुकूमत को भी खतरा है शेख साहब? कोई ख़तरा नहीं है इमरान खान की हुकूमत को, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग कुछ नहीं कर सकती। जो आपने इंटरव्यू इमरान खान को सुनाया है, मुझे उसकी स्टेटमेंट यही है, वो बिल्कुल इसी पे कायम है जो आपने मुझे सुनाया है, और ये उसकी राय है। मैं समझता हूँ खुदा न खास्ता अगर ये बीमारी मोहलक होगी अगले महीने के एंड तक, तो यहाँ काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मुल्क की इकानमी के लिए चैलेंज बन जाएंगी।
सो कोरोना पे सियासत नहीं करनी चाहिए, उसके बाद जी भर के हम मुखालफत करें एक दूसरे की। किसने रोका है? किसी ने किसी को नहीं रोका। कोरोना टल जाए तो आपने एक दूसरे के साथ जो जी चाहता है वैसे करें आप। बड़ी अच्छी आपने बात की। बात मैंने भी 2-3 दिन पहले प्रोग्राम में की थी कि जी कोरोना का जाने का इंतजार कर लें, फिर निकाल लीजिएगा अपने दिल के भड़ास सब एक दूसरे पर। अच्छा, ऑपोजिशन की अगर मैं बात करूं तो कोरोना पे भी सियासत हो रही है शेख साहब। सियासत तो इबादत है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कोरोना के मामले पे भी किसी को अकल नहीं आ रही। लोग यहाँ पे भी अपना अपना मंजन बेच रहे हैं अपने अपने मुफाद के लिए। क्या करें अब? ये इस मुल्क की बदनसीबी है। सिर्फ कैमरा ये खेल रहे हैं, मीडिया खेल रहे हैं। जब कमरे के अंदर मीटिंग होती है वहाँ सब ठीक है, सबका कंसेंसस है। जब फौज बैठी होती है, कमांड एंड कंट्रोल बैठा होता है, जब एनसीसी बैठी होती है, सब एक हैं, कोई बंदा दूसरी बात नहीं करता वहाँ पे। बाहर जाते हैं तो मैं आपको सच बात कह रहा हूँ, बाहर जाते हैं तो ये जाके अपनी अपनी बोली बोलते हैं कि ताकि एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नज़र आए। अगर खुदा ना खास्ता ये कोरोना वायरस मोहलिक हो गया तो यहाँ किसी को कोई नहीं देखना कि ये नून का है, ये पीपल्स पार्टी का है, ये पीटीआई का है, ये अवामी मुस्लिम लीग का है, उसने फिर फैलना है। सो दुआ करें कि हमें अकल आए और हम इस मसले में इकॉनमी को भी बचाएं, लोगों को भी बचाएं और एक बेहतर रास्ता तलाश करें। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान और मेरे साथ आज मौजूद हैं शेख रशीद साहब। अच्छा, पीपल्स पार्टी की तरफ आते। पीपल्स पार्टी का जो सियासत में इस वक्त किरदार है उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? कोई किरदार नहीं। क्या कर रही है पीपल्स पार्टी? मुराद अली शाह साहब वहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने देखा है कि हालात उनके कंट्रोल में नहीं है तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जो मरकज़ कहेगा वैसे ही करेंगे, जो मरकज़ कहेगा उस तरह लॉकडाउन ख़त्म करेंगे, जो मरकज़ कहेगा उस तरह करेंगे। बाकी अब तो वो मरकज़ खेल रहे हैं। पहले तो वो ज़रा अपना सूबा 18वीं तरमीम के तहत उनको राइट है, वो बंद करना चाहते हैं, बंद करें। कोई उनसे नहीं पूछ सकता लॉकडाउन क्यों खोलें या ना खोलें। 18वीं तरमीम में उनको इख्तियार हासिल है कि वो जितना चाहें लॉकडाउन करें और जब चाहें दुकानों को खोल दें। ये उनकी सवाबदीद पर है। बाकी मीडिया पे जो मर्जी कहते रहे। ठीक है, यानी आपको लगता है कि यहाँ पे भी एक दोहरी राय का इजहार करते हैं कि हकीकत कुछ और कह कुछ देते हैं। शेख साहब, बड़े लोगों का ये कहना है कि बिलावल बड़ा खुलकर ऑपोजिशन कर रहा है। ख्वाब देखने की कोई पाबंदी नहीं है। मैंने आपसे अर्ज कर दिया कि पीपल्स पार्टी और नून का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इमरान खान 5 साल पूरे करेगा जी। ओके, यानी 5 साल के बाद भी आप बिलावल का मुस्तकबिल नहीं देखते? मैं नहीं देख रहा जी। ठीक। अच्छा, नवाज शरीफ मरियम नवाज की खामोशी पर जरा कमेंट कर दीजिएगा शेख साहब, क्यों खामोश हैं वो? नवाज शरीफ नवाज खामोश हैं, उनको खामोशी सूट करती है। वो समझते हैं शायद इसमें ही हमारा फ़ायदा है और हमें कंसेशन मिलेगी और हम बेहतरी में रहेंगे। और मरियम नवाज आस में होंगी कि शायद उसको कोई बाहर जाने देगा, कोई बाहर नहीं जाने देगा। शेख साहब, इस टाइम पे जो मामला है, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि पूरी दुनिया इस मामले को भुगत रही है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जल्द अज जल्द कोरोना से छुटकारा मुमकिन हो सकेगा। इकॉनमी को कहाँ देखते हैं आप? इस कोरोना से जब छुटकारा मिल जाएगा उसके बाद पूरी दुनिया और हम खासतौर पर पाकिस्तान की बात करें तो हम कैसे मैनेज करेंगे आने वाले कुछ सालों को? देखें, इमरान खान की कोशिशों से पाकिस्तान उन 70 मुल्कों में शामिल हुआ, वरना हम 50 मुल्कों की अगर लिस्ट बनती तो ये हमें 1 साल की एक्सटेंशन नहीं मिलती और $1.4 बिलियन भी ना मिलते। अभी कोरोना ना ख़त्म हुआ है, अभी कोरोना का अगला महीना और उसके अगला महीना अहम है। उसके बाद देखते हैं इकॉनमी को, यकीनन सारी दुनिया की इकॉनमी को धचका लगा है, पाकिस्तान की इकॉनमी को भी धचका लगा है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में इस मुल्क को कोरोना के असरात से बाहर लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया साहब, हम हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखेगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।